अगर कोई आपसे बात करना बंद कर दे और आप हर दिन इसी इंतज़ार में जी रहे हों कि वो कब लौटेगा, तो सच्चाई ये है कि वो नहीं, आप खुद को खो रहे हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिसे आपने जिस दिन अपनाया, उस दिन दो में से एक ही चीज़ होगी। या तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, या फिर आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि उसके लौटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, तुरंत पीछा करना बंद करो। जब कोई अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है तो उस पल सबसे पहला रिएक्शन होता है घबराहट। मन में सवाल उठते हैं, मैंने क्या गलती कर दी? क्या कोई और आ गया? अगर मैं अभी मैसेज ना करूं तो हमेशा के लिए दूर ना हो जाए? यही वो पल होता है जहां ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। बार बार कॉल करना, लंबे लंबे मैसेज भेजना, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, आखिरी बार कब देखा था, अच्छा कमेंट करके बताओ ये सब चीज़ कौन कौन करता है, ये गिनना। ये सब दिखने में प्यार लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में ये पावर लॉस है। जब सामने वाला चुप है तो सबसे ज़रूरी कदम है आप भी चुप हो जाना। ये चुप्पी बदले के लिए नहीं है, ये ईगो के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने और स्थिति को संतुलन में लाने के लिए है। साइकोलॉजी का एक बहुत सीधा नियम है, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज़ अचानक गायब हो जाए वही दिमाग में सबसे ज़्यादा घूमती है। जब आप बार बार मैसेज करते हैं और जवाब नहीं मिलता तो आपके दिमाग में दर्द बढ़ता है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में कंट्रोल बढ़ता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि मैं कुछ भी करूं, सामने वाला यहीं रहेगा। यही फीलिंग रिश्ते को और ज़्यादा इम्बैलेंस कर देती है। अब सोचिए अगर तस्वीर उल्टी हो जाए, वो चुप है और आप भी शांत हैं, ना कोई कॉल, ना कोई लंबा एक्सप्लेनेशन, ना कोई इमोशनल अटैक। यहीं से खेल बदलता है। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं। साइलेंस का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि भावनाएं आपको। जब आप पीछा करना बंद करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बनती है। पहले जहां नोटिफिकेशन आती थी वहां अब सन्नाटा होता है। पहले जहां रीअश्योरेंस मिलता था वहां अब सवाल खड़े होते हैं, और इंसानी दिमाग खालीपन से डरता है। यही वो स्टेज है जहां बेचैनी जन्म लेती है। शुरुआत में सामने वाला शायद इस चुप्पी को नोटिस ना करे, उसे लगेगा अच्छा है अब ड्रामा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दिमाग पूछता है, ये इतना शांत कैसे हो गया? पहले तो हर हाल में संपर्क करता था, अब क्या सच में मूव ऑन कर लिया? यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। अब आप पीछा करने वाले नहीं रह जाते, अब आप मिस्ट्री बन जाते हैं, और मिस्ट्री इंसान को अट्रैक्शन से ज़्यादा मजबूती से बांधती है। साइलेंस इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि ये सामने वाले को मिरर दिखाती है। जब वो देखता है कि उसके बिहेवियर का कोई इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन नहीं आया, तो उसे खुद अपने एक्शंस पर सोचने का मौका मिलता है। वो अपने फैसलों को जस्टिफाई नहीं कर पाता क्योंकि सामने वाला सवाल ही नहीं कर रहा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये साइलेंस मजबूरी वाली नहीं होनी चाहिए। ये साइलेंस देखो मैं भी नहीं बोल रहा वाली नहीं है। ये साइलेंस है सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई शांति। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो ऑनलाइन है या नहीं देखने की आदत, नो इनडायरेक्ट पोस्ट्स, नो सैड सॉन्ग्स, नो इमोशनल हिंट्स। क्योंकि जैसे ही आप इनडायरेक्ट तरीकों से अटेंशन मांगते हैं, पावर फिर से हाथ से निकल जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को स्पेस देते हैं, और स्पेस दो तरह से काम करता है। या तो वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है, या फिर उस स्पेस में आपको महसूस करता है। और जो व्यक्ति आपके बिना भी खुश नहीं रह पाता, वो देर सवेर उस खाली जगह को भरने की कोशिश ज़रूर करता है। साइलेंस आपको भी एक चीज़ देता है, क्लैरिटी। जब आप पीछा नहीं कर रहे होते तब आपको समझ आता है कि आपका अटैचमेंट कितना था और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ खड़ी है। कई बार इस चुप्पी में ये भी एहसास होता है कि शायद आप ही ज़्यादा झुक रहे थे। यही कारण है कि साइलेंस को कमज़ोरी नहीं, स्ट्रेंथ कहा जाता है। याद रखिए, जो इंसान सच में जुड़ा होता है उसे आपकी चुप्पी चुभेगी, और जिसे आपकी चुप्पी से फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके शब्दों के लायक भी नहीं था। इसलिए पहला नियम बिल्कुल साफ है, जब वो चुप हो आप भी चुप हो जाइए। इस चुप्पी में गुस्सा नहीं, डिग्निटी होनी चाहिए। इस चुप्पी में उम्मीद नहीं, आत्मसम्मान होना चाहिए। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, और यहीं से आपकी असली ताकत वापस आती है। पॉइंट 2, खुद को इमोशनली अनअवेलेबल बनाओ।
जब कोई आपसे दूर हो जाता है या बात करना बंद कर देता है तो अंदर से एक तूफान सा उठता है, दिल भारी रहता है, मन बार बार उसी इंसान की तरफ भागता है। ऐसे समय में सबसे आम गलती होती है अपनी भावनाओं को सबके सामने खोल देना, उदास स्टेटस लगाना, भावुक शायरी शेयर करना, रोते हुए रील्स देखना या डालना, इनडायरेक्ट पोस्ट्स के ज़रिए सामने वाले को दिखाने की कोशिश करना कि मैं टूट गया हूँ। ये सब सुनने में सच्चा लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से ये कदम आपको और कमज़ोर दिखाते हैं। यही वो जगह है जहाँ आपको खुद को इमोशनली अनअवेलेबल बनाना होता है। इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दर्द नहीं है। दर्द तो होता है, बहुत होता है। फ़र्क बस इतना है कि आप उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप ये साबित नहीं करते कि आपकी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, इंसान सिंपैथी से नहीं, स्ट्रेंथ से आकर्षित होता है। जब आप टूटे हुए, बिखरे हुए, इमोशनल दिखते हैं तो सामने वाला आपको मिस करने के बजाय गिल्ट या बोर्डम महसूस करता है। लेकिन जब आप नॉर्मल, शांत और संभले हुए दिखते हैं तब उसके दिमाग में सवाल उठते हैं। इसलिए ना उदास स्टेटस, ना रोने धोने वाली लाइनें, ना ये दिखाने की कोशिश कि मेरे बिना तुम खुश कैसे हो सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप अनजाने में ये मैसेज दे देते हैं कि आपकी इमोशनल हालत पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर है और डिपेंडेंसी कभी भी अट्रैक्शन पैदा नहीं करती। इमोशनली अनअवेलेबल दिखने का पहला नियम है कंपोजर। आप बाहर से ऐसे दिखें जैसे ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, काम, दिनचर्या, दोस्त, सब कुछ नॉर्मल है। आप हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं हो रहा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। याद रखिए, इंसान उसी को मिस करता है जो इमोशनली स्टेबल दिखता है। जो अपने दुख का बोझ सब पर डाल देता है उसे लोग समझते तो हैं, लेकिन उसके लिए लॉन्गिंग महसूस नहीं करते। जब आप इमोशनली अनअवेलेबल बनते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक असहजता पैदा होती है। वो सोचता है ये इतना शांत कैसे है, क्या इसे सच में फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। वो खुद को आपके सामने छोटा महसूस करने लगता है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को संभाल लिया, किसी से शेयर किया या अपने दिमाग को कहीं और लगाया, और उसने सिचुएशन से भागने का रास्ता चुना। बिजी दिखना भी इसी का हिस्सा है। बिजी होने का मतलब ये नहीं कि आप झूठा दिखावा करें। बिजी होने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। काम, सीखना, खुद के लिए समय निकालना, ये सब नेचुरली आपको बिजी बनाता है। जब आप बिजी दिखते हैं तो सामने वाला ये मानने लगता है कि आपकी दुनिया उसके बिना भी पूरी है, और यही बात सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। एक बात बहुत साफ है, कोई भी इंसान उस व्यक्ति को दोबारा पाने के लिए तड़पता है जो उसे खोने के बाद भी खुद को संभाले हुए है। इमोशनली अनअवेलेबल बनने का दूसरा पहलू है रिएक्ट ना करना। अगर कोई इनडायरेक्ट बात करे, कुछ हाफ हार्टेड मैसेज भेजे या अचानक क्यूरियोसिटी दिखाए तो आप तुरंत इमोशनल मत हो जाइए। न ज़्यादा खुश, न ज़्यादा दुखी, बस नॉर्मल। ये नॉर्मल व्यवहार सामने वाले के लिए सबसे कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि उसे ड्रामा की उम्मीद होती है, या तो गुस्सा या शिकायत या आंसू। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद ही सिनेरियोज बनाने लगता है, और यही सिनेरियोज उसे आपकी तरफ वापस खींचते हैं। इमोशनली अनअवेलेबल दिखना आपको भी बचाता है। आप हर पल फ़ोन देखने से बचते हैं, हर नोटिफिकेशन को दिल से लगाना बंद करते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी एक इंसान की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। ये स्थिति धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत करती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। बहुत लोग यहाँ ललती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो दुख नहीं दिखाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन सच ये है, जिसे सच में फ़र्क पड़ता है वो आपकी चुप्पी और स्थिरता से ही सबसे ज़्यादा हिलता है। क्योंकि अब उसे ये डर सताने लगता है कि अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो, अगर ये किसी और के साथ खुश हो गया तो, अगर मेरी जगह अब कोई और ले ले, और यही डर लॉन्गिंग में बदलता है। इमोशनली अनअवेलेबल बनने का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है, मतलब है लिमिटेड एक्सेस। हर किसी को आपके इमोशंस का पूरा रास्ता नहीं मिलना चाहिए, खासकर उसे जिसने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया। आप पोलाइटली बात कर सकते हैं लेकिन इमोशनली ओपन नहीं। आप रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं। आप प्रेजेंट रह सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं। यही बैलेंस आपको पावरफुल बनाता है।
अंत में एक बात हमेशा याद रखें, जो इंसान आपको सच में खोने से डरता है वो आपके आंसुओं से नहीं, आपकी मजबूती से टूटता है। इसलिए खुद को इमोशनली अनअवेलेबल बनाइए, शांत रहिए, संभले रहिए, अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, क्योंकि जब आप बेगिंग करना छोड़ देते हैं तभी सामने वाला आपको खोने की कीमत समझना शुरू करता है। पॉइंट 3, अपनी वैल्यू वापस बनाओ। जब कोई आपकी ज़िंदगी से अचानक पीछे हट जाता है तो सबसे गहरा नुकसान दिल को नहीं, आपकी वैल्यू के एहसास को होता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शायद आप काफ़ी नहीं थे, शायद आप में ही कुछ कमी थी। यहीं से इंसान खुद को छोटा समझने लगता है और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है। इस स्टेज पर अगर आपने खुद को संभाल लिया तो हालात पलट सकते हैं, और अगर नहीं संभाला तो आप खुद से भी दूर हो सकते हैं। इसीलिए तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी वैल्यू वापस बनाना। अपनी वैल्यू बनाना किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये उस इंसान के लिए भी नहीं है जो चला गया, ये आपके लिए है। जिम, स्किल्स, रूटीन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 4 शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही 4 चीज़ें इंसान को अंदर से दोबारा खड़ा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। जब मन टूटा होता है, शरीर भी सुस्त पड़ जाता है, नींद बिगड़ जाती है, खाने का ध्यान नहीं रहता, आलस बढ़ जाता है। ऐसे समय में शरीर को मजबूत करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को संभालने के लिए ज़रूरी होता है। जब आप रोज़ थोड़ा सा भी खुद पर मेहनत करते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल जाता है, मैं अब भी खुद को छोड़ नहीं रहा। जिम जाना हो या कोई और फिजिकल एक्टिविटी, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस डिसिप्लिन से जो आप खुद के लिए बनाते हैं। डिसिप्लिन इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्ट्रॉन्ग इंसान को कोई भी आसानी से छोड़कर नहीं जाता, कम से कम दिमाग से तो नहीं। दूसरी चीज़ है स्किल्स। जब रिश्ता या कनेक्शन टूटता है तो अचानक बहुत खालीपन आ जाता है। यही खालीपन या तो आपको तोड़ देता है या आपको बेहतर बना देता है। इस समय नई चीज़ें सीखना, पुरानी रुचियों पर लौटना, खुद को मेंटली ग्रो करना, ये सब आपकी वैल्यू को चुपचाप बढ़ाता है। जब आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी बातचीत बदलती है, आपके थॉट्स बदलते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है, और एनर्जी इंसान से पहले कमरे में घुस जाती है। रूटीन तीसरी सबसे अहम चीज़ है। बिना रूटीन के इंसान इमोशनल हो जाता है। रूटीन इंसान को ग्राउंडेड रखता है। सुबह उठने का समय, काम का समय, खुद के लिए समय, ये सब तय होना चाहिए। जब आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रक्चर में चलती है तो कोई एक इंसान आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को हिला नहीं पाता। रूटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बार बार उस इंसान के बारे में सोचने से बचते हैं। दिमाग को काम मिलता है और दिल को थोड़ा आराम। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, जो इस पूरे प्रोसेस की जान है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब घमंड नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं किसी के प्यार के लिए खुद को नहीं गिराऊंगा। जब आप बार बार मैसेज नहीं करते, जब आप जवाब के लिए तड़पते नहीं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। और सच ये है कि सामने वाला आपकी बातों से नहीं, आपकी बाउंड्रीज से आपकी वैल्यू समझता है। सोशल लाइफ एक्टिव दिखनी चाहिए, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। दोस्तों से मिलना, हंसना, बाहर जाना, नॉर्मल ज़िंदगी जीना, ये सब ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दर्द भूल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप दर्द को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दे रहे। जब सामने वाला देखता है कि ये तो मेरे बिना भी ठीक है, तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। पहले उसे लगता था कि आप वहीं रुके रहेंगे, अब उसे दिखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं कि आप किसी और के साथ हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद के साथ ठीक हैं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने किसी ऐसी चीज़ को तो नहीं खो दिया जिसकी कीमत उसे बाद में समझ आएगी। उसे ये भी खलता है कि आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि और निखर गए। याद रखिए, कोई भी इंसान उस चीज़ की कद्र देर से करता है जिसे वो आसान समझकर छोड़ देता है। अपनी वैल्यू वापस बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज खुद के लिए उठना, आज खुद के लिए नहीं, आज खुद से ये कहना कि मैं काफ़ी हूँ। और सबसे अहम बात, अपनी वैल्यू बनाते समय ये मत सोचिए कि वो लौटेगा या नहीं, क्योंकि जिस दिन आप सच में अपनी वैल्यू समझ लेते हैं, उस दिन लौटना या ना लौटना दोनों बराबर हो जाते हैं। और यही वो स्टेज है जहां अक्सर सामने वाला खुद वापस देखने लगता है, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो खुद को खोकर किसी को पकड़ना चाहता था। अब आप वो हैं जिसे खोने का डर सामने वाले को होने लगता है। पॉइंट 4, जवाब देने में कंट्रोल रखो।
जब कोई अचानक चुप रहने के बाद फिर से मैसेज करता है तो वो पल बहुत भारी होता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाते हैं और दिमाग कहता है अभी जवाब दे दो, कहीं फिर गायब ना हो जाए। यही वो पल है जहां ज़्यादातर लोग अपनी पूरी मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जवाब देना गलत नहीं होता, तुरंत और भावनाओं में बहकर जवाब देना गलत होता है। इसलिए चौथा नियम है, जवाब दो लेकिन कंट्रोल के साथ, इंस्टेंट नहीं, इंटेंशन से। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अचानक आया हुआ मैसेज ज़रूरी नहीं कि कमिटमेंट का संकेत हो। कई बार ये सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, बोर्डम होता है, या ये देखने की कोशिश होती है कि सामने वाला अब भी वही है या नहीं। अगर आप उसी पल सब कुछ छोड़कर रिप्लाई कर देते हैं तो आप अनजाने में ये साबित कर देते हैं कि आप अब भी इमोशनली वहीं खड़े हैं, जबकि इस स्टेज पर आपको कुछ और दिखाना होता है, शांति, संयम और स्पष्ट सीमाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर करें या रूड बने। इग्नोर करना भी एक तरह का रिएक्शन है और रिएक्शन हमेशा पावर कम करता है। कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को पहले समझें फिर जवाब दें। अगर मैसेज पढ़ते ही दिल तेज हो जाए तो कुछ देर रुकिए, फ़ोन नीचे रखिए, अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी ज़िंदगी उस एक मैसेज पर टिकी नहीं है। जब आप कुछ समय बाद रिप्लाई करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक सटल बदलाव होता है। उसे महसूस होता है कि अब आपके दिन का केंद्र वो नहीं है, और यही बात सबसे ज़्यादा असर करती है। रिप्लाई कैसा होना चाहिए? काम, शॉर्ट, रिस्पेक्टफुल। ना बहुत ज़्यादा बातें, ना पुराने मुद्दे, ना शिकायतें, ना सफाई। क्योंकि जैसे ही आप सफाई देने लगते हैं आप खुद को डिफेंड करने लगते हैं, और जो खुद को डिफेंड करता है वो खुद को नीचे रख देता है। एक साधारण संतुलित जवाब ये सिग्नल देता है कि आप इमोशनली स्टेबल हैं। आप ना तो टूटे हैं ना ही नाराज़, आप बस अपनी जगह पर खड़े हैं। यहीं से सामने वाले के दिमाग में सवाल उठता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये इतना काम कैसे है? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? ये सवाल उसे परेशान करते हैं क्योंकि उसे आपके पुराने वर्जन की आदत थी, जो तुरंत जवाब देता था, जो ज़्यादा समझाता था, जो ज़्यादा भावुक होता था। अब वो वर्जन बदल चुका है। कंट्रोल रख कर जवाब देने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बातचीत की दिशा अपने हाथ में रखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला ज़्यादा बोलने लगता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो वो एक्सप्लेन करने लगता है, और जब सामने वाला एक्सप्लेन करने लगे समझिए पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी देर रिप्लाई किया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है जिसे सच में बात करनी होती है वो रुकता है, और जिसे सिर्फ ईगो चेक करना होता है वो खुद ही गायब हो जाता है। इसलिए हर मैसेज को आखिरी मौका मत समझिए, हर मैसेज को टेस्ट समझिए। अगर वो सच में जुड़ना चाहता है तो आपके शांत और सीमित जवाब उसे और पास लाएंगे। अगर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो आपके कंट्रोल वाले जवाब उसे धीरे धीरे दूर कर देंगे, और यही दोनों हालात में आपके लिए बेहतर है। कंट्रोल का मतलब ये भी है कि आप बातचीत को डीप इमोशनल जोन में तुरंत नहीं ले जाते। शुरुआत हमेशा हल्की होनी चाहिए, जैसे दो समझदार लोग बात कर रहे हों, ना कि दो टूटे हुए दिल। आपको ये दिखाना है कि आपने खुद पर काम किया है। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं, लेकिन इमोशनली मैच्योर ज़रूर हैं। जब सामने वाला देखता है कि आप इंस्टेंटली खुश नहीं हुए, इंस्टेंटली दुखी नहीं हुए, तो उसे ये एहसास होता है कि अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, और मैनिपुलेशन ख़त्म होते ही अट्रैक्शन की ज़मीन हिलने लगती है। एक बात बहुत ध्यान रखने की है, जवाब में कभी भी पुराने दर्द मत निकालिए। तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया था? तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे? ये सवाल उस वक्त पूछे जाते हैं जब रिश्ता स्टेबल हो, ना कि तब जब सामने वाला बस दरवाज़ा खोलकर झांक रहा हो। अभी आपका काम है दरवाज़ा पूरी तरह खोलना नहीं और पूरी तरह बंद भी नहीं करना, बस इतना खोलना है कि सामने वाला अंदर की शांति देख सके। याद रखिए, जो इंसान आपको हल्के में लेता है उसे आपकी गंभीर शांति सबसे ज़्यादा डराती है। इसलिए अगली बार जब वो अचानक मैसेज करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जवाब देने जा रहा हूँ या खुद को संभालने जा रहा हूँ? और फिर वही कीजिए जो आपकी वैल्यू को बनाए रखिए, क्योंकि जब आपका जवाब बदलता है तो सामने वाले का नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। पॉइंट 5, ये सबसे मुश्किल पॉइंट है और यही सबसे ज़्यादा असर करने वाला भी है। जब कोई आपकी ज़िंदगी से दूर जाता है तो शुरू में पूरा ध्यान बस एक ही चीज़ पर होता है, अंजाम क्या होगा, वो वापस आएगा या नहीं, फिर बात होगी या नहीं, सब ठीक होगा या हमेशा के लिए ख़त्म।
यही सवाल इंसान को अंदर से बांध कर रखते हैं और जब तक आप आउटकम से जुड़े रहते हैं तब तक आप सच में आज़ाद नहीं होते। आउटकम से डिटैच होना मतलब ये नहीं कि आपको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा था, बहुत पड़ा था, लेकिन अब आप उस फ़र्क को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। यही पॉइंट सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि यहाँ आकर इंसान सच में बदल जाता है। शुरुआत में आप हर काम इस उम्मीद में करते हैं कि शायद इससे वो लौट आए। चुप इसलिए रहते हैं कि शायद वो मिस करे। स्ट्रॉन्ग इसलिए बनते हैं कि शायद उसे फ़र्क पड़े। कंट्रोल इसलिए रखते हैं कि शायद वो समझे। लेकिन जिस दिन आप ये करना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन असली डिटॉक्स शुरू होता है। डिटॉक्स होने का मतलब कोल्ड हो जाना नहीं है। डिटॉक्स होने का मतलब है एक्सेप्टेंस। आप ये मान लेते हैं कि आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे कर लिया। अब किसी के आने या ना आने से आपकी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जब आप आउटकम से जुड़े होते हैं तो सामने वाला आपके इमोशंस को नहीं फील करता है, वो आपके डर को फील करता है। लेकिन जब आप डिटॉक्स हो जाते हैं तो सामने वाला आपके डर को नहीं, अपनी जगह को महसूस करता है। अब तक वो सोचता था कि ये यहीं रहेगा, ये इंतज़ार करेगा, ये उम्मीद लगाए बैठेगा। लेकिन अब वो देखता है कि आप बिना किसी उम्मीद के भी ठीक हैं। आप नॉर्मल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने हाल में हैं। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी अहमियत अब किसी की ज़िंदगी का केंद्र नहीं रही। आउटकम से डिटैच होने के बाद आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप मैसेज का इंतज़ार नहीं करते। अब आप हर सुबह इस सोच के साथ नहीं उठते कि आज क्या होगा। अब आप खुद से जुड़े होते हैं, ना कि किसी नतीजे से। और यही चीज़ सामने वाले को अंदर से तोड़ती है, क्योंकि अब वो आपको नहीं देख रहा, वो खुद को देख रहा है। उसे ये एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था, वो इंसान अब उसकी ज़रूरत नहीं बना। याद रखिए, कोई भी इंसान तब तक खुद को सही समझता है जब तक सामने वाला उसे ज़रूरी मानता रहता है। लेकिन जिस दिन सामने वाला ज़रूरत मानना बंद कर देता है, उस दिन इंसान खुद से सवाल करने लगता है। आउटकम से डिटैच होने का मतलब है कि अब आप किसी रिप्लाई को जीत नहीं मानते और किसी साइलेंस को हार नहीं। अब आप ये नहीं सोचते कि अगर वो आया तो मैं खुश हो जाऊंगा या अगर नहीं आया तो मैं टूट जाऊंगा। अब आप दोनों हालात में खुद के साथ खड़े रहते हैं। यही वो स्टेज है जहां अक्सर सामने वाला वापस देखने लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो आपके लिए नहीं लौटता, वो अपने लिए लौटता है। क्योंकि अब उसे अपनी हार महसूस होने लगती है। हार इस बात की कि उसने आपको खो दिया। हार इस बात की कि आप उसके बिना भी पूरे हैं। हार इस बात की कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। और इंसान को कंट्रोल खोने का दर्द प्यार खोने से ज़्यादा चुभता है। आउटकम से डिटैच होने पर एक और चीज़ होती है, आप साफ देखने लगते हैं। अब अगर वो वापस आता भी है तो आप आंख बंद करके नहीं झुकते। अब आप सवाल पूछते हैं, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ? क्या ये बदलाव सच्चा है या सिर्फ डर? और अगर वो नहीं आता तो भी आप बिखरते नहीं।